गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 में चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना। इस चैप्टर का भाग नंबर 15 पढ़ चुके हैं आप। आज अपने बात करेंगे 16 नंबर पार्ट। लास्ट वाले भाग में आपने पढ़ा किसके बारे में? डी ब्रोगली। किसके बारे में पढ़ा था? डी ब्रोगली समीकरण। और इस डी ब्रोगली समीकरण के माध्यम से अपने को जानकारी मिली थी कि जो सूक्ष्म कण हैं उनकी प्रकृति द्वैत होती है। सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी प्रकृति द्वैत। द्वैत का मतलब कण व तरंग दोनों। कण व तरंग दोनों होते हैं। सूक्ष्म कणों पर ही बात लागू होती है बेटा। और कोई भारी कण हो, कार है, बॉल है, इन पर ये नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है इसके बारे में बात करें। और ये डी ब्रोगली समीकरण आ कैसे गई? भी आपने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है बेटा। पी आपके बराबर किसके था? संवेग के। पी बराबर किसके था? एम वी। पढ़ा था ना आपने। पी बराबर क्या है? संवेग। और संवेग किसका होता है? कण का। ये तरंग दैर्ध्य, ये संवेग, ये प्लांक नियतांक, ये आया कैसे? इसको ड्राइव कैसे किया? इसको ड्राइव करने के लिए अपने जो पहले वाले दो वैज्ञानिक थे ना, एक था आइंस्टीन और एक था प्लांक, दोनों के नियमों को डी ब्रोगली ने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा है उसको ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो समीकरण है डी ब्रोगली आई कैसे आई है। आपके पास एक समीकरण आई थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर। ये समीकरण क्या थी? आइंस्टीन समीकरण। ये तो क्या थी? आइंस्टीन समीकरण। एक क्या आई थी? E इज इक्वल टू एच म्यू। इसे क्या बोलते हैं? प्लांक समीकरण। आपको ध्यान आ रहा होगा कि आइंस्टीन कहता है कि जो सूक्ष्म कण है, सूर्य का प्रकाश है, उसकी प्रकृति तरंगीय है। प्लांक कहता है तरंगीय नहीं है, प्रकृति कैसी है? कणीय है। तो डी ब्रोगली कहता है कि ना तो अकेली तरंग है, ना ही अकेली वो कण है, बल्कि दोनों हैं। कैसे है? कैसे समीकरण ये ले आया डी ब्रोगली? जो डी ब्रोगली की समीकरण थी ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इन दोनों को जोड़ के ही लाया है। देखो इस समीकरण का एक भाग समान है ना, तो दूसरा भाग भी बराबर आएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या कि एम सी स्क्वेयर बराबर किसके होगा? एच म्यू के। क्यों? क्योंकि देखो ई का मतलब क्या था आइंस्टीन के अनुसार? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा बराबर है एम सी स्क्वेयर के। प्लांक ने भी तो यही कहा कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा बराबर किसके है? एच म्यू। और प्लांक कहता है कि फोटोन के रूप में, बंडलों के रूप में प्रकाश ऊपर से नीचे गिरता है। आइंस्टीन कहता है तरंग के रूप में गिरता है। तो ये समीकरण बराबर रख सकता हूँ। अब आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना बेटा कि ये म्यू क्या है? याद करो म्यू क्या था, मैंने बताया था एक बार। म्यू बोलता है आवर्ती। म्यू क्या है? आवर्ती। आवर्ती यानी कि चक्कर प्रति सेकंड। म्यू का फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर होता है बेटा सी बाई लैम्डा। किसके बराबर होता है? सी बाई लैम्डा। सी क्या है? सी है प्रकाश का वेग। लैम्डा तो पता ही है, आपको बता ही दिया, तरंग
भेद। ये मान रख के देखो यहाँ पे, तो एम सी स्क्वेयर, ये सी भी क्या है, प्रकाश का वेग ही है, एच सी बटे लैम्डा, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। इसे थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो आप क्या लिख सकते हो, मैं लैम्डा को इधर लिखने जा रहा हूँ और एम सी नीचे आ गया, तो लैम्डा बराबर किसके आ गया, एच बटे एम सी। आ गया कि नहीं आ गया, लैम्डा किसके बराबर आ गया, एच बटे एम सी। एम क्या है, याद करो, एम द्रव्यमान, सी क्या है, वेग। एम द्रव्यमान है और सी क्या है, वेग। और याद करो संवेग, यानी कि ये वाला पी, पी किसके बराबर था, एम वी के। संवेग पी किसके बराबर होता है, एम वी के। एम द्रव्यमान और वी वेग, एम द्रव्यमान और सी क्या है, वेग। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, एच बटे पी। इस प्रकार से डी ब्रोगली ने दोनों समीकरणों को जोड़कर एक नई समीकरण बनाई थी। ठीक है जी, दोबारा देख लें, डी ब्रोगली क्या कहता, डी ब्रोगली कहता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, बोसॉन, इन सब की प्रकृति द्वैत है, ये कण भी हैं, तरंग भी हैं। जबकि आइंस्टीन क्या कहता है कि सिर्फ तरंग है, प्लांक क्या कहता है कि सिर्फ कण है। तो आइंस्टीन व प्लांक की समीकरण को तुलना कर दी किसने, डी ब्रोगली ने। तो एम सी स्क्वायर बराबर किसके हो गया, एच म्यू के। फिर सी प्रकाश का वेग है यहाँ पे बेटा जी, एम द्रव्यमान है, ये प्लांक नियतांक है, और म्यू क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति बराबर क्या होती है, चक्कर प्रति सेकंड, और फॉर्मूला है आवृत्ति का सी बाई लैम्डा। मैंने मान रख दिया, यहाँ सी बाई लैम्डा रखा तो सी से सी कैंसिल हो गया। लैम्डा बराबर किसके आ गया, एच बटे एम सी, लैम्डा बराबर एच बटे पी। तो ये समीकरण इससे ड्राइव हो गई। ठीक है। दूसरा बेटा, जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ सिलेबस आपका कम हो सकता है, 11th का, 12th का, लेकिन बच्चों जी अपने को सिलेबस सारा ही पढ़ना पड़ेगा। इस वर्ष अगर 11वीं वाले 4-5 चैप्टर या 7 चैप्टर कम पढ़ लेंगे, तो जब वो 12th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स, मैथ, बायो पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर तभी समझ में आएंगे जब पिछले पढ़े होंगे। यानी 11वीं का पूरा सिलेबस पढ़ा हो तभी 12वीं समझ में आएंगे। ठीक है, अपने को संपूर्ण सिलेबस पढ़ना, क्योंकि वैल्यू नॉलेज की है बेटा जी। नॉलेज तभी आएगा जब सारा सिलेबस आप कवर कर लेंगे। हो गई बात क्लियर। दूसरा, बार बार बेटा बता रहे हैं कि ये सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर लागू है। आपसे कहा जाए कि कार पर ये नियम क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, पी। यहाँ पे आ गया ना एम, अगर एम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाला भाग बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये वाला भाग क्या आ जाएगा, कम। कणीय प्रकृति बहुत ज़्यादा होगी, तरंगीय प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद एक और सिद्धांत है जिसकी अपने चर्चा करते हैं। ये तो था आपके पास डी ब्रोगली। ठीक है, क्या था, डी ब्रोगली। अब इसमें एक ये शब्द आया बेटा, जैसे कि तरंग दैर्ध्य। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब था दो श्रृंग या दो गर्त के मध्य की दूरी। ठीक है, और आवृत्ति क्या होती है, चक्र प्रति सेकंड। इन दो शब्दों को ध्यान रखना है। एक और सिद्धांत में बता रहा हूँ आपको। अगले सिद्धांत का नाम है हाइजेनबर्ग। क्या नाम लिखा है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे अनसर्टेन प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। अनसर्टेन प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग मतलब देखो, हाइजेनबर्ग कहता है कि जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, छोटे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, बोसॉन, जो सूक्ष्म कण हैं, सूक्ष्म कण की स्थिति
यानी कि पोजीशन। और संवेग, संवेग शब्द दोबारा आ गया। संवेग P बराबर किसके था, m v के। स्थिति को x कह लो बोले आप। हाइजेनबर्ग कहता है कि जो छोटे छोटे कण हैं उनकी स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ एक समय में शुद्ध रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। क्या कहता है, साथ साथ नोट कीजिएगा कि जो सूक्ष्म कण हैं उनकी स्थिति व संवेग दोनों को एक साथ शुद्ध रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। एक ही ज्ञात होगा शुद्ध, दूसरा अपने आप अशुद्ध हो जाएगा, दूसरे में त्रुटि आ जाएगी। अगर आपने संवेग ज्ञात कर लिया तो स्थिति में त्रुटि आएगी। अगर आपने स्थिति ज्ञात कर ली तो संवेग में त्रुटि आ जाएगी। क्यों आ जाएगी सर, कैसे आएगी, देखो। ये परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये नाभिक के चारों ओर अपनी है वर्ताकार कक्षाएं, और इन वर्ताकार कक्षाओं में मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अपने चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करें। देखना ही तो है कहाँ पर है, यही तो पता लगाना है। मैंने क्या किया, स्थिति ज्ञात करने के लिए यहाँ एक माइक्रोस्कोप लगा दिया। माइक्रोस्कोप से जैसे ही रोशनी पड़ेगी ये रहा इलेक्ट्रॉन और आपको दिख जाएगा। सभी बच्चों ने माइक्रोस्कोप लगभग देखा होगा। उस माइक्रोस्कोप में नीचे की तरफ मिरर भी लगा होता है, कांच शीशा लगा होता है। उस पर जब प्रकाश गिरता है ना तभी दिखेगा, अंधेरे में नहीं दिखता है। तो जो प्रकाश उस शीशे पर गिरता है वही प्रकाश इस इलेक्ट्रॉन पर भी गिरेगा। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, घूमते 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 आपने माइक्रोस्कोप लगाया। माइक्रोस्कोप लगाते जैसे ही आपके सामने आपने इसको देख लिया और आपने क्या ज्ञात कर ली, स्थिति हो गई ज्ञात। लेकिन जब आपने स्थिति ज्ञात की तो इस पर क्या आपतित कर दिया, प्रकाश। क्या डाल दिया, प्रकाश डालोगे कि नहीं डालोगे तभी तो दिखेगा। प्रकाश मतलब ऊर्जा दे दी कि नहीं दे दी। ऊर्जा देने का मतलब इसका वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर आप किसी को ऊर्जा दे दो, आपको ऊर्जा मिल जाए तो आपका वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे इसको ऊर्जा मिली तो इसका वेग जितना पहले था उससे क्या हो गया, बढ़ गया। तो वेग बढ़ने का मतलब क्या बढ़ गया, संवेग। क्योंकि संवेग क्या था, P = mv, ये भी बढ़ गया। ज्ञात कर रहे थे स्थिति, और गड़बड़ किसमें हो गई, त्रुटि किसमें हो गई, संवेग में। हम तो संवेग ज्ञात ही नहीं कर रहे थे। जैसी स्थिति मैंने ज्ञात की तो संवेग में मेरे द्वारा ही त्रुटि उत्पन्न हो गई। और ऐसे अगर मैं संवेग ज्ञात करने का प्रयास करूंगा तो स्थिति में त्रुटि अपने द्वारा ही होगी। इसीलिए हाइजेनबर्ग कहता है, ये कहानी सूक्ष्म कणों की है, बड़े कणों की नहीं है। जैसे ये बोर्ड लगा पड़ा है आपके सामने, मुझे इसकी स्थिति ज्ञात करनी है, मैंने इसको देखा और स्थिति ज्ञात कर ली। क्यों, इसके संवेग में त्रुटि क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरी आंखों से इतनी तेज रोशनी नहीं निकलती है कि इसका वेग बढ़ जाए, बोर्ड हिल जाए, टूट जाए। शक्तिमान तो अपने है नहीं। कहने का मतलब अपने आंखों से जो किरणें निकलती है उसमें ऊर्जा नहीं है इतनी। और दूसरा, इस बोर्ड का द्रव्यमान ही बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इस पर। ठीक है, सूक्ष्म कण होना चाहिए। जब आप स्थिति ज्ञात करेंगे तो संवेग में त्रुटि आएगी, और संवेग ज्ञात करेंगे तो स्थिति में त्रुटि आएगी। यानी कि सिद्धांत को लिखिएगा, ये डायग्राम बनाना जरूरी है आपको। अब देखो मैं इसके बारे में लिखता हूँ, क्या कहता है ये सिद्धांत, साथ साथ नोट कीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग को एक साथ शुद्ध रूप में ज्ञात नहीं कर सकते। ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, जब संवेग ज्ञात करते हैं
तब स्थिति में त्रुटि आ जाती है, तब स्थिति में त्रुटि यानी कि अनिश्चितता आ जाती है, माना कि वो डेल एक्स है। कितनी है? डेल एक्स। कब आई? जब संवेग ज्ञात हुआ। जब मैं स्थिति ज्ञात करने बैठूंगा तो संवेग में अनिश्चितता आएगी। अनिश्चितता कह लो या त्रुटि कह लो, मान लिया उसका मान है डेल पी एक्स। जब संवेग ज्ञात करते हैं तो स्थिति में त्रुटि आई डेल एक्स। जब स्थिति ज्ञात करते हैं तो संवेग में त्रुटि आई डेल पी एक्स। हाइजेनबर्ग कहता है इन दोनों त्रुटियों का गुणनफल डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स बराबर और ज्यादा हो सकता है h बटे 4 पाई के। बराबर व ज्यादा हो सकता है किसके? h बटे 4 पाई के। समीकरण ध्यान रखनी है। हाइजेनबर्ग कहता है कि सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। अगर स्थिति में त्रुटि डेल एक्स है, संवेग में त्रुटि डेल पी एक्स है, तो इनका गुणनफल h बटे 4 पाई के बराबर या इससे ज़्यादा होगा। यह नियम सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। दोबारा सुन लें, यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग को एक साथ शुद्ध रूप से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब आप संवेग ज्ञात करेंगे तो स्थिति में त्रुटि आ जाएगी, और स्थिति ज्ञात करेंगे तो संवेग में त्रुटि आ जाएगी। यदि माना स्थिति में त्रुटि का मान डेल एक्स है, संवेग में त्रुटि का मान डेल पी एक्स है, तब दोनों का गुणनफल h बटे 4 पाई के बराबर या इससे ज़्यादा होगा। दूसरा, जल्दी आपके बेटा जी टेस्ट सीरीज शुरू की जाने वाली 11वीं कक्षा की। किसी भी टॉपिक में समस्या आती है, कोई वीडियो प्रॉपर नहीं चल रहा है, एक बार आप विद्यालय आएँ, पूछें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, बाकी चर्चा अगले वीडियो में करें।